प्रदेश में अब रेल की पटरियों पर डीजल के इंजन नहीं चलेंगे। सूबे में रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम 100% पूरा हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने राज्य के रेल सेक्टर में बड़े बदलाव की जानकारी दी है। हरियाणा को मिली इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। बता दें कि रेल नेटवर्क के इलेक्ट्रिफिकेशन से हरियाणा के रेल यात्रियों को कई फायदे मिलेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से ट्रेनों को डीजल इंजन की बजाय इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव से चलाया जाएगा, जिससे सफर के बीच में इंजन बदलने की झंझट अब खत्म हो जाएगी। आज बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल लाइंस ये जो शुरू किया, इसमें हरियाणा जो है अपने पूरे टारगेट को पूरा कर चुका है। 1700 किलोमीटर से ऊपर रेल लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। और इसमें जैसे ही रेलवे की ओर से यह समाचार मिला, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं होकर के ट्वीट किया है, हमने उसको रीट्वीट किया है और एक अच्छी उपलब्धि हरियाणा के खाते में गई है। इसके लिए मैं हरियाणा के रेलवे अधिकारियों को, पावर उनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट है, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चंडीगढ़ के संत कबीर कुटीर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घनघस और स्वीटी बुरा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित किया गया और सीएम मनोहर लाल ने दोनों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के तहत मनोहर लाल ने संत कबीरनगर कुटीर में बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घनघस और स्वीटी बुरा से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया है। इस दौरान नॉन ओलंपिक भार वर्ग कैटेगरी के विजेताओं को यह सम्मान दिया गया है। आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों को ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर और 40 लाख कैश रिवॉर्ड भी दिया गया है। वहीं इस दौरान दोनों ही खिलाड़ियों ने हरियाणा प्रदेश की खेल नीति की जमकर तारीफ की है। मित्रों, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि खेलों में हरियाणा देश में आगे है, दुनिया में भी आगे है और हर खेल में हमारी जो भागीदारी है वो पर्याप्त संख्या में होती है। और खास करके जब जीत करके आते हैं, विनर मेडल लेकर के आते हैं, तो उसमें भी कहीं 35%, कहीं 40%, कहीं 50% भागीदारी रहती है। आज मुझे खुशी है कि बॉक्सिंग के ये जो टूर्नामेंट हुए हैं उसमें हमारी दो बेटियां नीतू घनघस और स्वीटी बुरा दोनों ही अपने अपने वेट कैटेगरी में और ये जीत करके आई हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं इन दोनों को भी बधाई देता हूं, इनके परिवार के लोगों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने भी इनके इस लेवल को यहां तक लाने में सहयोग किया है। उन सब की मैं सराहना करता हूं। उनको सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बात हमें ध्यान में आई थी कि नॉन ओलंपिक में भी वेट कैटेगरी के नाते से कुछ जो अंतर चल रहे थे उसमें हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं रह ना जाए, रुक ना जाए। हमने स्पेशल पॉलिसी बना करके नॉन ओलंपिक में भी इस वेट की कैटेगरी को लाभ मिले, इस नाते से ये पहले खिलाड़ी हैं दोनों जिनको 40-40 लाख रुपया सरकार की ओर से दिया जा रहा है। दोनों को हमने जॉब ऑफर लेटर भी दिए हैं और ये चूंकि पहले से जॉब कर रही हैं, हमारी अपेक्षा है कि हरियाणा में आके जो बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे आते ही क्योंकि प्लेयर को ना जब खेल कर आता है उसके बाद एक वो फॉर्म फिल करता है और फिर उसके बाद 1 साल 2 साल लग जाते हैं उसको राशि मिलने में। और अभी सीएम साहब ने आते ही हमें जो राशि दी है उससे बहुत खुशी हो रही है और जॉब ऑफर दिया है। प्रोत्साहन तो मिलता ही है जब आप देखिए कि जैसे हम भी किसी को देखकर जैसे कोई प्लेयर आता है उसको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और उसको सम्मान मिलता है। उस सम्मान को देखकर और बच्चे भी प्रोत्साहित होते हैं कि यार हम भी कभी इस लेवल पर पहुंचेंगे, हमें भी ये चीजें मिलेगी, तो वो और ज्यादा मेहनत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें वर्ल्ड चैंपियनशिप होते ही उन्हें हमें यहाँ पे बुलाया सम्मानित करने के लिए। तो काफी अच्छा लगा कि उन्होंने लौटते ही चैंपियनशिप से लौटते ही हमें यहाँ पे बुलाया और उन्होंने हमारे यहाँ पे जॉब का ऑफर लेटर भी दिया है और
40 लाख रुपए भी दिए हैं। और ये नॉन ओलंपिक वेट्स में ये पहली बार हुआ है कि हमारे गवर्नमेंट द्वारा ये पैसे दिए हैं, नहीं तो हमारे ओलंपिक्स वेट में ही प्राइज मनी दी जाती थी, तो ये काफी अच्छा है। रामनवमी के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में माता मनसा देवी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने माता के दरबार में माथा टेका और देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। देश के दर्शन के बाद सीएम मनोहर लाल ने माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की ओर से कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की। सीएम ने कहा कि लगातार माता मनसा देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। इस दौरान सीएम माता मनसा देवी मंदिर में चलाए जा रहे इस रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं से भी मिलने पहुंचे। महामाई माता मनसा देवी जी के चरणों में 9वां नवरात्रा, आज अंतिम नवरात्रा है, तो मैंने यहां आकर के पूजा अर्चना की है और माता से कामना की है कि वैसे तो प्राणी मात्र के लिए ही कामना है, फिर भी हरियाणा की जनता को और मार्गदर्शन करे, उनको खुशहाल बनाए, उनके जीवन में सफलता आए और हरियाणा की जनता को कोई कष्ट न हो, इस प्रकार की महामाई माता मनसा देवी से कामना की है। और इसी प्रकार से यहां आने के बाद जो इस बार के बहुत से कार्य, विकास के कार्य हुए हैं, उनकी भी जानकारी मिली है। विशेष तौर पर यहाँ की जो कार्यकारिणी है, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उन्होंने जो मुझे बताया कि यहाँ अब लगातार जो आने वाले लोग हैं, जो यहाँ के दर्शनार्थी हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और जो ये अनुमान करते हैं कि हर वर्ष कितना यहाँ पर दर्शनार्थियों के माध्यम से जो योगदान किया जाता है, चाहे वो दान पात्र के माध्यम से, दक्षिणा के माध्यम से, तो वो पिछले अनुमान से भी वृद्धि हुई है। रामनवमी के पावन पर्व पर देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं यमुनानगर के मंदिरों में भी भगवान श्री राम जन्मोत्सव के पर्व को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में फल और नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना की। वहीं पर श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिए जलाने का आह्वान किया, तो सभी लोग अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे। बता दें, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का 7वां रूप भगवान श्री राम है। रामनवमी का पावन पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। यमुनानगर में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने यहां पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए, पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी लिया। वहीं श्रद्धालुओं का यह भी कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने 11 दिए जलाने का आह्वान किया है, तो सभी लोग अपने अपने घरों में 11 दिए जलाएंगे। और यहाँ आज से प्रभात फेरियां शुरू हो गई हैं। आज रामनवमी का दिन है। भगवान श्री राम अष्टमी के बाद जो है भगवान श्री राम जी की के लिए मनाया जाता है रामनवमी का। और इस दिन ये पावन दिन है, बड़ा ही पवित्र दिन है। इस दिन लोग कोई व्रत रखता है और बड़ा पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जैसे आप एकादशी का व्रत रखते हैं और कई तीर्थों का स्नान करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वो रामनवमी का व्रत रखने के बाद ही वो पुण्य मिलता है। इस दिन भगवान श्री राम, माता जानकी जी और लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इन सब के लिए जो है, इन सब का जो ये विशेष दिन माना जाता है। पावन उत्सव है। इस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ है। अयोध्या में बड़ी धूमधाम से इसे मनाया जाता है। हमारे यहाँ 9 दिन जो देवी के होते हैं, वो देवी के आज 9 दिन पूरे हो जाते हैं। देवी का हम विदाई का यहाँ कार्यक्रम भी करते हैं। अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, कुछ अष्टमी को करते हैं, कुछ नवमी को करते हैं और साथ ही साथ श्री राम जी के जन्म उत्सव की अपनी बधाई भी गाई जाती है। नवमी के दिन कंजकों का पूजन करते हैं, देवी माँ की आराधना करते हैं और
और उसके बाद यहाँ मंदिर में आके मत्था टेकते हैं और परमात्मा का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ की शांति का अनुभव होता है और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में आके, पावन स्थान पर आकर अपने धर्म को आगे बढ़ाने का बहुत ही मन को सुकून मिलता है और शांति प्राप्त होता है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य और प्रदेश प्रभारी सुशील गुप्ता को करनाल पुलिस ने गुरुवार को दोपहर हिरासत में लिया। उनके साथ अन्य आप नेताओं को भी हिरासत में लिया गया। इस दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। आप कार्यकर्ताओं के नहीं मानने पर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को सेक्टर 12 स्थित गोल्डन मोमेंट होटल में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की। इस मौके पर उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की। इसके बाद सभी होटल के बाहर इकट्ठा हुए। राज्यसभा सदस्य सुशील गुप्ता, आपके वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा, चौधरी निर्मल सिंह समेत बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता हाथ में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लेकर आगे बढ़े। पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देश बचाओ कार्यकर्ताओं की तारीफ होती है। अब खबर करनाल से है, जहां सरसों की सरकारी खरीद बेपटरी से चल रही है। बीते 9 दिनों में केवल मात्र 900 क्विंटल सरसों की सरकारी खरीद हुई है। किसान पोर्टल वेरिफिकेशन और खरीद के नियमों में उलझकर किसान रह गए हैं। ई खरीद का गेट पास नहीं मिलने के कारण सरसों की सरकारी खरीद अटकी हुई है। 70% किसानों का पोर्टल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। किसानों को मजबूरन अपनी सरसों 700 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल के नुकसान पर बेचनी पड़ रही है। शीर्ष में लेकर आए थे नाग कड़प भी की। कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। क्या वजह है तो नहीं बिक रही? वो इन बन रहा पोर्टल इन बन रहा इन रहा। गए थे शिकायत करने गई? हाँ शिकायत के तो जाओ मैं और 15 दफ्तर में दो और शिकायत के करें थे दफ्तर में आया नहीं 15। सरसों की खरीद में 2 किले का तो ये ले आए थे जी आज जी हम जी, तो इसमें तो मुख्तसर की कमी बता दीजिए। और दूसरी बात हमने पोर्टल करा रखा जी, पोर्टल शो नहीं कर रहा जी। हमने 4 एकड़ का पोर्टल कराया था जी। क्या नियम बनाया है? नियम जी ये है जी आए थे जी चेक करके चले गए जी। हमने तो ज्ञान नहीं जी इस चीज का जी। बोले भाई इसमें तो मुख्तसर जाता है जी। 25 क्विंटल कह रहे जी एक दिन में जी। पता नहीं जी, हम तो मर गए जी। हमारा तो बारिश में जी ये जो लेन देन तो बारिश तो पहले आ जाती हमारी सरसों जी। पोर्टल के चक्कर में खेत में पड़ी रही जी। सरकारी खरीद अभी तक हमारे यहाँ पर टोटल 17,800 क्विंटल की खरीद हुई है, जिसमें से 11,900 क्विंटल अप्रैल द्वारा खरीदी गई है और 3800 क्विंटल लगभग प्राइवेट खरीद हुई है। अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है पोर्टल पर हमारे, या तो वेरिफिकेशन की कमी होगी, वेरीफाइड नहीं हुआ एरिया। जैसे ही हमारा ही खरीद पोर्टल पे आ जाएगा तो उस पर गेट पास कर जाएंगे। पहले से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, अभी वेरीफाइड होने लग रहा है और कुछ गेट पास कटने भी लगे। पानीपत की कोर्ट ने प्रेम प्रसंग में हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली शातिर युवती को उम्र कैद और 70,000 रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है। युवती ने प्रेम प्रसंग से मिलकर अपने प्रेमी के दोस्त को नशीला पदार्थ पिलाकर गला घोंटकर मार दिया था और चेहरे पर पहचान छुपकाने के लिए तेजाब डाल दिया था और अपने कागजात और कपड़े हत्या के बाद उसके शव को पहना दिए ताकि परिजन उसे मरा सोच लें और वे अपने प्रेमी संग फरार हो जाए। पर कहते हैं कानून के हाथ बेहद लंबे होते हैं और आखिरकार वही हुआ
प्रेमी और प्रेमिका पुलिस के हत्थे चढ़े और सारी वारदात का खुलासा हो गया। मृतक सिमरन की मां उषा दुबे ने बताया कि उनकी बेटी को इंसाफ मिला है। उनकी बेटी को तो कुछ भी मालूम नहीं था और उसके साथ इतनी बड़ी साजिश रची गई। आज उनको खुशी है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिला है। ये दिनांक 5/9/2017 को पानीपत में एक बहुत ही दर्दनाक मौत एक लड़की की हुई थी जो तेजाब से की गई थी। और वो ये खबर पूरे नेशनल टीवी पे भी चलती रही, सोशल मीडिया में भी छाई रही। जो मरने वाली लड़की है सिमरन, डॉक्टर ऑफ आलोक दुबे, आजाद नगर, वो ज्योति और सिमरन का आपस में फ्रेंडशिप थी। लेकिन फ्रेंडशिप होने के कारण वो उसके ज्योति के कृष्ण के बुलाने पर वो वहां चली गई। 17 को इन लोगों ने हमें लड़की को बुलाकर धोखे से इसने गौशाला मंदिर में सिमरन को ज्योति और कृष्ण ने मिलकर हत्या कर दी। उस टाइम से केस चल रहा था। बहुत खान साहब मेरा बहुत साथ दिया, शासन और प्रशासन ने बहुत साथ दिया हमारा। और सबसे बड़ा ऊपर लेना आज फैसला सर आज बहुत खुश है। उसके फैसले आज बहुत खुश है। किस प्रकार हत्या की गई? तेजाब डालकर और गला घोट कर हत्या की थी। कैसे पता चला था कि पुलिस ने हमको बताया कि आपकी लड़की के ऐसे जांच पड़ताल के बाद पता किया कि उनकी लड़की है। फोटो दिखाया हमको तो हमको पता चला। पोस्टमार्टम हुआ, फिर उसने डीएनए टेस्ट कराए, सारे टेस्ट करवाए, फिर साबुत है कि मेरी लड़की थी, वो तो उसने मारी थी। अब खबर पानीपत से है, जहां लघु सचिवालय में जिला कांग्रेस प्रकोष्ठ की ओर से सरकार के खिलाफ देश का संविधान और लोकतंत्र बचाने हेतु धरना दिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं वे संविधान के विरुद्ध है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विंग कमांडर सुरेंद्र गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी ने केवल यही पूछा था कि अडानी और पीएम मोदी का क्या संबंध है, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला चेयरमैन सुभाष तंवर ने कहा कि राहुल गांधी ने किसी भी तरह से ओबीसी वर्ग का अपमान नहीं किया है। राहुल ने नीरव मोदी और ललित मोदी के खिलाफ टिप्पणी की है, क्योंकि ये दोनों देश से फ्रॉड करके भाग गए हैं और पीएम मोदी इन दोनों का साथ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ सरकार ईडी और अन्य जांच एजेंसियों को लगा देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमवीर पवार ने कहा कि देश में पिछले काफी समय से लोकतंत्र खतरे में है। सरकार की कमियों के खिलाफ जो लोग आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाकर लोकतंत्र को खतरा में डालने का काम किया जा रहा है। अडानी से पीएम मोदी से संबंध के बारे में पूछने पर राहुल गांधी पर दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की गई है। देश में पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे हमारा लोकतंत्र या संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। और खतरे में इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो लोग सरकार की कमियों को उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसकी आवाज को उठाने का काम किया जा रहा है, उसकी आवाज उठाने की, और उसको दबाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि आज इस देश का संविधान खतरे में है। वही काम इन्होंने पिछले सप्ताह आपने देखा हो कि राहुल गांधी जी ने अडानी जी को मुद्दे पर क्या बोला कि उनसे उन्होंने यही पूछा कि मोदी जी ये बता दीजिए कि अडानी से रिश्ता क्या है। मेन मुद्दा ये है कि भाई 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों के लगे हुए हैं अडानी की कंपनी में, वो किसके हैं और उनका फायदा किसको जाएगा। राहुल जी ने पूछा है पार्लियामेंट में, जिसको एक्सपेंस कर दिया गया कि भाई इसका अडानी का और इस मोदी जी का रिश्ता क्या है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि खतरे में, संविधान खतरे में कैसे है। तो जब ये मोदी जी ने, राहुल जी ने बार बार प्रार्थना की कि भाई मुझे एक बार कम से कम मेरे ऊपर दोषारोपण हुआ है तो मुझे एक बार पार्लियामेंट में बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर जो है स्पीकर को जाकर के कहा कि जी मुझे बोलने का मौका दो। उन्होंने मुस्कुराकर ये कह दिया कि भाई मैं ये मौका नहीं दे सकता, क्योंकि उस दिन
यदि राहुल जी पार्लियामेंट में बोलते तो ये सबूत देते कि 20,000 करोड़ रुपए वो किसके लगे हुए हैं। ओबीसी जैसे इन्होंने बोला था कि भाई जो राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान किया है, तो हम उसी लिए इकट्ठे हुए हैं। भाई ऐसा है, राहुल गांधी जी ने ओबीसी का अपमान नहीं किया है। जो ललित मोदी, नीरव मोदी और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में बोला गया है। भाई एक तो जो यहाँ से फ्रॉड करके भाग गए हैं वो चोर हैं, और जो चोरों का साथ देता है वो भी चोरी है। तो उनको चोर क्या है, ना कि किसी बिरादरी को क्या है। तो जैसे ये बार बार ये जो एक तो तानाशाही सरकार है जो इसके दुरुपयोग कर रहे हैं संसाधनों का, उसके लिए संविधान जो खतरे में है, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो भी सच्चाई पूछता है भाई ये क्यों हो रहा है, अडानी के बारे में, भाई अडानी से क्या रिश्ता है, अडानी को क्यों सारी चीजें दी जा रही है, जो ये LIC और बैंकों से जो लोन दिलाए गए हैं उनका क्या हिसाब किताब है। तो जो भी इनके खिलाफ बोलता है उसी के पीछे ED और वो लगा देते हैं। तो उसको बचाने के लिए लोग यहाँ पे अपने साथी से भी इकट्ठे हुए हैं। भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा, राहुल पर कार्रवाई कानून के तहत की गई है और इसी डर से केजरीवाल भी डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा मई तक मिल जाएगा। बता दें कि कृषि मंत्री अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। और हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर भी बयान दिया और कहा कि केजरीवाल डरे हुए हैं, राहुल पर कार्रवाई कानून के तहत की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन भी किसानों की फसल ओलावृष्टि और बरसात से बर्बाद हुई है उसका मुआवजा मई तक उन्हें दे दिया जाएगा। अब केजरीवाल जी कहते थे, आंदोलन के द्वारा आए थे कि हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे। केजरीवाल जी के कितने मंत्री जेलों के अंदर हैं। शराब का घपला उन्होंने किया, दूसरे घपले उन्होंने किए और ये भी दिखाया कि उनके मंत्री जेलों में भी किस तरह से ठाठ से रह रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि उनके ऊपर भी कहीं न कहीं वो ना आ जाए, कानून को शिकंजा ना कस ले, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तोशाम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने तोशाम क्षेत्र के ओलावृष्टि से प्रभावित गांव का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसानों ने उन्हें ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के बारे में जानकारी दी और अनुरोध किया कि वे किसानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं ताकि सरकार किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दे सके। किसानों का कहना था कि बार बार हुई ओलावृष्टि और बरसात की वजह से रबी के मौसम की मुख्य फसलें सरसों और गेहूं में भारी नुकसान हुआ है। पहले से ही आर्थिक परेशानी झेल रहे किसानों को मौसम की मार ने पूरी तरह तोड़ दिया है। पूर्व मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि किसानों की आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। फसलों में हुए नुकसान को लेकर वे सीधा मुख्यमंत्री से बात करेंगी। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि किसान पूरी तरह परेशान है, ना उसे फसलों का भाव मिल रहा है और ना ही खराब हुई फसलों की सरकार गिरदावरी करवा रही है। किसान सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, ऐसे में सरकार को तुरंत ही किसानों को राहत देनी चाहिए। सरसों बर्बाद हो गई, अपने जो है गेहूं है वो बर्बाद हो गई। विधानसभा में मैंने सारी बात उठाई थी कि जो अगेती की फसल थी वो सारी बर्बाद, पछेती वाली वो सारी बर्बाद, और जो है मुआवजे का कोई नाम निशान नहीं है। विधानसभा के अंदर जब इतनी जोर शोर से बात उठाई, जब कहा कि स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर दे रहे हैं, यहाँ पे सारे गांव वाले बता रहे हैं कि कोई गिरदावरी का कोई मतलब ही कोई नहीं। और फिर अब जो है CM साहब क्योंकि आ रहे हैं इलाके के अंदर,
यहाँ पे, तो जो है पानी जो वैसे तो पानी देखने को नहीं मिलता, ये जो है नहरों के अंदर पानी छोड़ दिया और वो पानी इतना छोड़ दिया कि ओवरफ्लो होके जो बेचारे की थोड़ी बहुत बची हुई थी फसल वो भी खराब हो गई। ऐसा तो ना करो सारे के लिए क्लेम करे तो बीमा वाला भी नहीं मिला जी, बीमा करवा सब करवाना